एसपी ऋषि ने जिस दिन कॉलेज में कदम रखा, उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला सिर्फ एक मेडिकल एग्जाम में चीटिंग के आरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोस परिवार की बरसों पुरानी सच्चाइयों और झूठ की नींव को हिलाकर रख देगा। झनक के मेडिकल एग्जाम के दौरान ज्योमेट्री बॉक्स से मिली उन नन्ही चिट्स ने कॉलेज प्रशासन को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि झनक ने अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश की है। कॉलेज के उस बंद कमरे में, जहां प्रिंसिपल और सीनियर प्रोफेसर्स झनक से सवालों की बौछार कर रहे थे, झनक की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। बाहर कॉरिडोर में खड़ी मिस्टी अपने दोस्तों के साथ इस बात का जश्न मना रही थी कि उनका जाल कामयाब हो गया है। मिस्टी और उसके दोस्तों ने जिस सफाई से झनक के बैग में ज्योमेट्री बॉक्स बदला था, उन्हें पूरा भरोसा था कि अब झनक का डॉक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। कॉलेज प्रशासन ने जब झनक को रेस्टिकेट करने का फैसला सुनाया, उसी पल कहानी ने करवट ली। एसपी ऋषि की एंट्री ने पूरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। ऋषि वहां किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य की हैसियत से नहीं, बल्कि कानून के प्रतिनिधि के रूप में आया था। वही ऋषि जो कभी झनक का पति था और आज अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति का शौहर है। उसके सामने एक तरफ उसकी वर्दी की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ वही परिवार जिसने झनक को हमेशा बोझ और दासी समझा। अनिरुद्ध भी वहीं मौजूद था, जिसकी आंखों के सामने उसकी वह बेटी खड़ी थी जिसे उसने समाज के डर से कभी अपनाया नहीं, और दूसरी तरफ अर्शी और अदिति, जिनके लिए उसने हमेशा झनक को नजरअंदाज किया। ऋषि ने सबसे पहले उस ज्योमेट्री बॉक्स को अपने कब्जे में लिया जिसे सबूत बनाया गया था। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसका दिमाग इस केस को सिर्फ सतह पर देखकर मानने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि झनक जैसी लड़की, जिसने अपनी जिंदगी संघर्ष और ईमानदारी में बिताई है, वह कभी अपनी मेहनत पर इस तरह दाग नहीं लगाएगी। उसने फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया और ज्योमेट्री बॉक्स पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स और चिट्स की हैंडराइटिंग की जांच शुरू करवाई। अर्शी को लगा था कि ऋषि उसके प्रभाव में आकर झनक के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऋषि ने सबको चौंकाते हुए सीधे सवाल अर्शी और मिस्टी से कर डाले। जांच में सामने आया कि जिस जगह झनक अपना बैग रखती थी, वहां बिना अंदरूनी मदद के कोई नहीं पहुंच सकता था। मिस्टी का चेहरा पीला पड़ने लगा जब उसकी एक सहेली को हिरासत में लिया गया। थोड़ी सख्ती के बाद उसने सच उगल दिया कि यह सब मिस्टी के कहने पर किया गया था और पूरी योजना के पीछे अर्शी का दिमाग था। जैसे ही यह सच सामने आया, पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध की खामोशी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वह झनक की बेइज्जती देख रहा था, लेकिन अर्शी के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। ऋषि ने बिना किसी पक्षपात के गिरफ्तारी के आदेश मंगवाए। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे बोस परिवार को झकझोर कर रख दिया। अर्शी की चीखें और मिस्टी का रोना पुलिस वैन तक गूंजता रहा, लेकिन ऋषि का फैसला अडिग था। अदिति, जो ऋषि की पत्नी है, अपने माँ और बहन की गिरफ्तारी देखकर टूटने लगी, लेकिन ऋषि ने साफ कर दिया कि कानून के सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। झनक के चेहरे पर सुकून था। यह बदले की खुशी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की जीत थी जिसके लिए उसने सालों तक संघर्ष किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अर्शी हवालात में खड़ी होकर भी अपने अहंकार में चीखती रही और ऋषि को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश करती रही। मिस्टी डर के मारे कांप रही थी। अनिरुद्ध स्टेशन के बाहर वकीलों को फोन पर फोन किए जा रहा था ताकि किसी तरह जमानत मिल सके, लेकिन ऋषि ने केस डायरी में इतने पुख्ता सबूत दर्ज कर दिए थे कि जमानत मिलना मुश्किल हो गया। जब अनिरुद्ध ने ऋषि पर ससुर होने का दबाव बनाने की कोशिश की तो ऋषि ने उससे सीधा सवाल किया कि जब झनक को कॉलेज में जलील किया जा रहा था तब एक पिता होने के नाते वह कहाँ था। इस सवाल का अनिरुद्ध के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच अदिति पुलिस स्टेशन पहुंची और भावनात्मक ड्रामा करने लगी। उसने ऋषि को धमकी दी कि अगर उसकी माँ और बहन को नहीं छोड़ा गया तो वह अपनी जान दे देगी। उस पल ऋषि को एहसास हुआ कि उसने झनक जैसी सच्ची लड़की को खोकर कितनी बड़ी गलती की है। अर्शी ने हवालात से ही नया इल्जाम लगाया कि ऋषि झनक का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वह आज भी उससे मिला करता है। इस घिनौने आरोप के जवाब में
ऋषि ने मिस्टी और उसके दोस्तों के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग और चैट हिस्ट्री सबके सामने रख दी। उन चैट्स में साफ लिखा था कि कैसे ज्योमेट्री बॉक्स बदला गया और झनक को फंसाने की पूरी योजना बनाई गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो यह सिर्फ चीटिंग का केस नहीं रहा। कोर्ट में जब अर्शी की वह वॉइस रिकॉर्डिंग बजाई गई जिसमें वह मिस्टी को झनक के खिलाफ साजिश रचने के निर्देश दे रही थी, तो अनिरुद्ध ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। जज के तेवर सख्त होते चले गए। गवाही के लिए अदिति को बुलाया गया तो उसने रोते हुए झनक पर ही सारा दोष डालने की कोशिश की, लेकिन पहली बार झनक ने खुद बोलने की इजाजत मांगी। उसने बताया कि यह साजिश सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे समाज की नजरों में गिराने की कोशिश थी ताकि अनिरुद्ध कभी यह स्वीकार न करे कि वह उसकी बेटी है। ऋषि ने कोर्ट में झनक का जन्म प्रमाण पत्र और नूतन के वे पुराने पत्र पेश किए जो अनिरुद्ध ने सालों पहले लिखे थे और छुपा कर रखे थे। इन सबूतों के सामने आने के बाद मामला पूरी तरह बदल चुका था। अब सवाल सिर्फ एक छात्रा के करियर का नहीं, बल्कि एक पिता द्वारा अपनी बेटी को नकारने और एक औरत के खिलाफ रची गई साजिश का था। जज ने अनिरुद्ध को कटघरे में बुलाया। वहां खड़े होकर अनिरुद्ध समझ चुका था कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। यही वह मोड़ था जहां पहली कहानी खत्म होती है और आगे वह सच्चाई सामने आने वाली है, जिसने पूरे परिवार और रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देनी थी। उसका गला सूख रहा था। कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। ऋषि बिल्कुल एक सरकारी गवाह की तरह खड़ा था। उसकी आवाज में न भावना थी न गुस्सा, सिर्फ सवाल थे। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा और सीधे पूछा कि क्या वह इस बात से इनकार कर सकता है कि झनक उसकी सगी बेटी नहीं है। यह सवाल जैसे पूरे कोर्ट रूम में गूंज गया। अनिरुद्ध कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी भारी होती जा रही थी। हर सेकंड झनक की आंखों से गिरते आंसू उसके दिल को छलनी कर रहे थे। तभी अचानक अनिरुद्ध का धैर्य टूट गया। वह चीख पड़ा और उसने स्वीकार कर लिया कि झनक उसकी ही बेटी है और अर्शी ने उसे बर्बाद करने के लिए मिस्टी को मोहरा बनाया था। इस इकबालिया बयान ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। अर्शी की दुनिया उजड़ गई। वह कोर्ट में ही बदहवास होकर गिर पड़ी और मिस्टी फूट फूट कर रोने लगी। जज ने बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन साफ था कि अब अर्शी और मिस्टी को जेल की लंबी सजा से कोई नहीं बचा सकता। इस सच ने अदिति को भी भीतर तक तोड़ दिया। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ लगने लगी। जिस झनक को वह हमेशा दासी समझती रही थी, वह असल में उसकी बड़ी बहन थी। ऋषि ने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन इस सच्चाई ने उसके अपने घर की नींव हिला दी थी। कोर्ट की कार्यवाही स्थगित होते ही पुलिस जब अर्शी और मिस्टी को ले जाने लगी, तब झनक उनके रास्ते में खड़ी हो गई। उसने साफ कहा कि आज से उसका नया जन्म हुआ है और अब वह किसी अनिरुद्ध या किसी ऋषि की पहचान की मोहताज नहीं रहेगी। उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। अनिरुद्ध उसे आवाज देता रहा, लेकिन झनक के कदम नहीं रुके। ऋषि उसे रोकना चाहता था, मगर उसकी वर्दी और अदिति से जुड़ा रिश्ता उसके पैरों की बेड़ियां बन चुका था। इसी बीच कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ लिया। कोर्ट का तनाव और सालों का बोझ अनिरुद्ध के दिल पर भारी पड़ गया। उसे अचानक सीने में तेज दर्द उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। घर में अफरातफरी मच गई। ऋषि ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और अनिरुद्ध को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां झनक अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। यह खबर अस्पताल में आग की तरह फैल गई। झनक जो खुद को दुनिया से अलग करना चाहती थी, जैसे ही उसे पता चला कि उसके पिता की जान खतरे में है, उसके कदम खुद ब खुद आईसीयू की ओर बढ़ गए। अस्पताल के गलियारे में झनक और अदिति आमने सामने आ गईं। अदिति ने झनक को मनहूस कहा और वहां से चले जाने को कहा, लेकिन इस बार झनक पीछे नहीं हटी। उसने अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अनिरुद्ध सिर्फ अदिति के नहीं बल्कि उसके भी पिता हैं और उसे वहां रहने का पूरा हक है। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें तुरंत एक ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत है जो सिर्फ किसी सगे रिश्तेदार का हो सकता है। अदिति का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ और अर्शी जेल में थी। अब सबकी नजरें झनक पर टिक गईं।
ऋषि की आंखों में विनती थी। झनक के सामने वही पिता था जिसने उसे हमेशा ठुकराया, लेकिन आज उसकी जिंदगी उसी के हाथों में थी। झनक ने बिना एक पल गवाए खून देने का फैसला किया। यह सिर्फ खून का दान नहीं था, बल्कि उस रिश्ते को निभाने की कोशिश थी जिसे अनिरुद्ध ने कभी नहीं निभाया। खून देने के बाद झनक की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने ऋषि से कसम ली कि वह किसी को नहीं बताएगा कि अनिरुद्ध की जान उसी ने बचाई है। जब अनिरुद्ध को होश आया तो उसकी जुबान पर पहला नाम झनक का था, लेकिन अदिति ने वहां भी चाल चल दी। उसने झूठ बोल दिया कि उसी का ब्लड ग्रुप मैच हुआ था और उसी ने अपने पिता की जान बचाई है। ऋषि यह सब देख रहा था और उसके मन में अदिति के लिए बची खुची इज्जत भी खत्म हो चुकी थी। झनक बगल के कमरे में कमजोरी से बेहोश पड़ी थी और उधर अनिरुद्ध अपनी बेटी अदिति को ही अपनी जीवनदायिनी समझ रहा था। सच यह था कि जिस बेटी को उसने कभी समाज के डर से अपनाया नहीं, उसी ने उसकी जान बचाई थी। ऋषि के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। वह सच बोले या झनक की कसम निभाए। आखिरकार अस्पताल के सन्नाटे में उस एक थप्पड़ की गूंज ने सब कुछ बदल दिया। ऋषि ने पहली बार रिश्तों और वर्दी की मर्यादा को पीछे छोड़ते हुए सच का साथ दिया। उसने सबके सामने बताया कि अनिरुद्ध को खून झनक ने दिया है, अदिति ने नहीं। डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अदिति ने ऋषि को तलाक की धमकी दी और वहां से भाग गई। रिश्तों के सारे मुखौटे उतर चुके थे। अनिरुद्ध झनक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन झनक की आंखों में अब न आंसू थे न तड़प, सिर्फ आत्मसम्मान था। उसने साफ कह दिया कि वह बोस खानदान के नाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ेगी। उसकी पहचान उसकी मां नूतन के संघर्षों से बनी है। ऋषि ने एसपी की हैसियत से अर्शी और मिस्टी के खिलाफ चार्जशीट और मजबूत करने के आदेश दिए। कॉलेज में झनक की पढ़ाई दोबारा शुरू हुई और इस बार वह सिर उठाकर उसी कैंपस में लौटी जहां उसे कभी अपमानित किया गया था। अनिरुद्ध अकेला रह गया, अपनी यादों और पछतावे के साथ। उसने अपनी सारी संपत्ति झनक के नाम करने की कोशिश की, लेकिन झनक ने इनकार कर दिया और उसे अनाथालय में दान करने को कहा। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की जीत की कहानी बन गई। झनक ने डॉक्टर बनकर अपनी मां का सपना पूरा किया। ऋषि और झनक एक दूसरे के करीब आए, लेकिन उन्होंने रिश्ते को नाम देने से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को अहम समझा। अर्शी और मिस्टी को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी और अनिरुद्ध की खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। झनक अब किसी की परछाई नहीं रही, बल्कि खुद एक सूरज बनकर चमकने लगी, जिसकी रोशनी में झूठ और फरेब का अंधेरा हमेशा के लिए मिट चुका था।